नमस्कार। जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री ने लॉन्च की प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट। 7 नवंबर को देहरादून में होगा सम्मेलन। धामी बोले, प्रदेशवासियों ने बनाई देश दुनिया में अलग पहचान। नौ नवंबर को लागू हो सकती है समान नागरिक संहिता। यूसीसी के लिए युद्ध स्तर पर जुटी प्रदेश सरकार। मूल कार्य हो चुका पूरा। कांग्रेस ने भाजपा नेताओं और सरकार पर साधा निशाना। देहरादून की घटना को लेकर उठाए सवाल। कहा, बजरंग दल के नेता को छोड़ा, कानून बनाने से ज्यादा लागू करना जरूरी। राधा रतूड़ी का एक बार फिर सेवा विस्तार। मार्च 2025 तक बनी रहेंगी मुख्य सचिव। आदेश जारी। राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा था आग्रह पत्र। और उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक जताई संभावना। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट लॉन्च की। प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट ITDA के माध्यम से तैयार की गई है। वेबसाइट के माध्यम से प्रवासियों को राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 7 नवंबर 2024 को प्रस्तावित प्रवासी उत्तराखंड दिवस के अवसर पर देहरादून में देश के विभिन्न प्रदेशों में रह रहे प्रवासियों को आमंत्रित कर भव्य सम्मेलन आयोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि से सबका जुड़ाव होता है। राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड के प्रवासियों का राज्य के विकास के लिए सहयोग लिया जाए और उनको अपनी मातृभूमि से जुड़ाव के लिए हर संभव सहयोग किया जाए। उत्तराखंड में धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर को प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू कर सकती है। यूसीसी को लागू करने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र भसीन का कहना है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार किया गया है और सरकार इसे लागू करने जा रही है। यूसीसी में जो नियम हैं उन पर लोगों के साथ चर्चा करने के बाद नियमावली तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि कभी कभी प्रक्रिया में समय लग जाता है, लेकिन मूल कार्य पूरा हो चुका है। केंद्र और राष्ट्रपति की सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में यूसीसी को लेकर जो काम किया है वो ऐतिहासिक है। देखिए, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार किया गया और उसको लागू करने जा रहे हैं। जहाँ तक इसमें नियमों का सवाल है तो उस पर काम चल रहा है और उसमें लोगों से चर्चा करने के बाद पूरी परिनियमावली तैयार हो रही है और कभी कभी इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी लग जाता है। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि थोड़ा समय लगेगा, ये अपने आप में कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मूल आपका है कार्य वो हो चुका, उसके ऊपर जो है केंद्र से माननीय राष्ट्रपति जी की सहमति बन चुकी और उसका पूरा जो ड्राफ्ट है वो जनता के सामने है। देहरादून रेलवे स्टेशन पर दो पक्षों के बीच हुई झड़प में जिन लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की थी, उनकी रिहाई की मांग के लिए देहरादून के सबसे व्यस्ततम चौक घंटाघर पर दिन भर ट्रैफिक जाम कर हिंदू संगठन प्रदर्शन करते रहे। इसमें भाजपा के कई नेता भी शामिल हुए। इस प्रदर्शन के दबाव में आकर पुलिस को बजरंग दल नेता विकास वर्मा को छोड़ना पड़ा। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा नेताओं और सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन लोगों ने देहरादून को आग में झोंकने की कोशिश की, उनके साथ भाजपा के नेताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हाल ही में उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को विधानसभा में पास कराया था, जिससे राज्यपाल की भी उसे मंजूरी मिल गई है। इस देश में 376 का भी है कानून, 302 का भी है कानून, तो बहुत सारे हैं। अब ये एक नया कानून ले आए, क्षतिपूर्ति, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उससे क्षतिपूर्ति करेंगे, उससे वसूली करेंगे।
अभी मुझे बताओ कि आप कानून ला रहे हो, उसके 2 दिन बाद ही देहरादून के रेलवे स्टेशन में पत्थरबाजी हो रही है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। देहरादून को आग में झोंकने की पूरी तैयारी कर ली थी, उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? कानून लाना अलग बात है, कानून को इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। कानून लाओ तो कानून को इम्प्लीमेंट भी करो। पूरे शहर के अंदर जिस प्रकार का तमाशाबाजी करी गई, मैं समझता हूँ ऐसे कानून बनाने से कोई फायदा नहीं है जिसको आप लागू ही ना कर पाओ। उत्तराखंड में सरकार अब उन परिवारों की संपत्ति की जांच कराने जा रही है जिनके परिवार के एक व्यक्ति से ज्यादा लोगों ने उत्तराखंड में 250 वर्ग मीटर या फिर ज्यादा जमीन खरीदकर उत्तराखंड भू कानून का उल्लंघन किया है। सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने धामी सरकार से सवाल पूछा है कि कांग्रेस की एनडी तिवारी सरकार के दौरान जो भू कानून बनाया गया था उसके तहत उत्तराखंड में 500 वर्ग मीटर भूमि आवास बनाने और 13 हेक्टेयर भूमि सशर्त उद्योग लगाने के लिए दी जाती थी, लेकिन 2017 में त्रिवेंद्र रावत सरकार बनने के बाद भू कानून में कई बदलाव हुए, जिसके बाद शहरी क्षेत्र के पास के गांव में बाहर के लोगों ने बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी और अब सरकार के मुखिया जांच की बात कर रहे हैं। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अगर सरकार सही मायनों में सख्त भू कानून के पक्ष में है तो सरकार को श्वेत पत्र जारी कर बताना चाहिए कि 2002 के बाद से अब तक किन लोगों ने किस वजह से जमीन खरीदी और जिस मकसद के लिए जमीन ली थी, तो क्या जमीन उसी के लिए इस्तेमाल हुई या नहीं। भू कानून के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य हमने सुना भी और पढ़ा भी। हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड में भू कानून सबसे बेहतरीन, सबसे सशक्त नयनदत्त तिवारी जी की सरकार लेकर के आई थी और नयनदत्त तिवारी जी की सरकार ने 2003 में जो उत्तर प्रदेश का अधिनियम था 1950 का, उसकी धारा 154 में बाकायदा संशोधन करके और उत्तराखंड के अंदर ये प्रतिबंध लगाया था कि किसी को अगर आवासीय उपयोग के लिए भूमि चाहिए तो 500 वर्ग मीटर ले सकता है, उद्योग के लिए या किसी मेडिकल कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए अगर कोई यहाँ पर लैंड लेना चाहता है तो 12.5 एकड़ की सशर्त, जिस प्रयोजन के लिए लेगा उसका यूज करेगा, नहीं करेगा तो वो राज्य की सरकार में निहित हो जाएगी। इससे बेहतर कानून राज्य में हो नहीं सकता था। न तो निवेश रुक रहा था, न किसी को हम ये कह रहे थे कि भाई हमारे राज्य में मत आओ तो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने आओ, अगर आपको मकान बनाना है तो आप 500 वर्ग मीटर ले लो। ये कानून था तिवारी जी का। उसको नष्ट भ्रष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 से लेकर के और 2000 आज की तारीख तक जो सरकारें रही, त्रिवेंद्र सिंह जी की, तीरथ सिंह जी की, पुष्कर सिंह धामी 1, पुष्कर सिंह धामी 2, इन सरकारों ने इनको नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को एक बार फिर से सेवा विस्तार मिल गया है। इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। राधा रतूड़ी को 6 महीने का सेवा विस्तार मिला है। वो मार्च 2025 तक इस पद पर बनी रहेंगी। 1988 बैच की आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी अपनी सेवानिवृत्ति से 2 महीने पहले 31 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव बनी थी। 2 महीने का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रदेश सरकार ने 6 महीने का सेवा विस्तार दिया था। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 1 साल के अंदर 6 महीने का दूसरा सेवा विस्तार दिया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का पहला सेवा विस्तार 30 सितंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही उत्तराखंड सरकार ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 महीने का और सेवा विस्तार दे दिया। राज्य सरकार की तरफ से 8 सितंबर को केंद्र को मुख्य सचिव रतूड़ी को 6 महीने का सेवा विस्तार देने के लिए आग्रह पत्र भेजा गया था। आपको बता दें, राधा रतूड़ी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव हैं। जिला अधिकारी वंदना सिंह रामनगर पहुंची। यहां पर आपदा से राहत के लिए चलाए जा रहे कामों का निरीक्षण करने के साथ ही उन्होंने विस्थापित होने वाले सुंदरखाल और चुकुम के ग्रामीणों की राय लेने के साथ कार्रवाई की बात कही। जिलाधिकारी ने कहा कि बहुत सारे प्रस्ताव जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, उसमें परीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि आपदाग्रस्त गांव चुकुम के विस्थापन का प्रस्ताव तहसील स्तर से पूरा हो चुका है। जिला स्तरीय बैठक में यह प्रस्ताव फाइनल कर सरकार को भेजेंगे। बीच में आए हैं आपदा के दौरान, लेकिन बड़ा शॉर्ट विजिट होता था, तो जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं विभिन्न विभागों के और आपदा के समय में जो पुनर्निर्माण का पैसा विभागों को दिया गया, उसके काम जो विभागों ने कराए हैं और अन्य जो रेगुलर जो रूटीन इश्यूज हैं यहाँ के नगरीय क्षेत्र के भी और आसपास के गाँव के भी, उसके लिए एक विजिट मैंने पूरे दिन का यहाँ रखा था।
बहुत सारे प्रस्ताव अलग-अलग जगहों से आए हैं, जिसमें विस्थापन के लिए कुछ लोगों ने प्रार्थना करी है, कुछ लोग विस्थापन नहीं चाहते हैं और उसमें वन विभाग के कुछ नियम भी हैं, आपदा प्रबंधन के नियम भी हैं। तो हम लोग पहले सभी पक्षों की बात सुनेंगे। उसके बाद एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है, तो उसमें जो लीगल पोजीशन है, उसको भी हम लोग परीक्षण करेंगे। उसके बाद ही इसमें कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। चुकम का भी विस्थापन का प्रस्ताव हमारा तहसील स्तर से फाइनल हो गया है। जिला स्तरीय समिति की बैठक हम भरतपुरी, पंपापुरी के साथ ही चुकम की भी करेंगे और इस प्रस्ताव को भी हम फाइनल करके अगले 10 दिन में गवर्नमेंट को भेज देंगे। तो फिर वहाँ से परस्यू करेंगे। तो इस बार वी आर होपफुल कि इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमको मिलेगा। खटीमा कोतवाली परिसर में निर्माणाधीन पुलिस आवास मानकों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। दरअसल पेयजल निगम द्वारा खटीमा कोतवाली परिसर में पुलिस आवास का निर्माण कार्य हो रहा है। यहां कोई भी संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है। बता दें, खटीमा क्षेत्र भूकंप के हिसाब से जोन 4 में आता है और ऐसे में किसी बिल्डिंग की नींव के निर्माण कार्य में मानकों को ताक पर रखकर किया जाए तो प्राकृतिक आपदा आने पर अनहोनी की आशंका बनी रहेगी। इस संबंध में खटीमा से कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने जानकारी मिलने पर तत्काल पेयजल निगम के अधिकारियों से बात कर निर्माण कार्य रोक दिया। लोगों ने मुझे अभी वीडियो दिखाया और मुझे संज्ञान आया कि पेयजल निगम द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है और थाने के आवास बन रहे हैं और थाने के अंदर ही बन रहे हैं। तो आप समझिए कि ठेकेदारों का दुस्साहस करिए या अधिकारियों के साथ मिलीभगत करिए या भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा करिए कि 2 सूत की सरिया डाली जा रही है, कोई देखरेख करने वाला नहीं है और वो कब गिर जाए पता नहीं। जब आज उत्तराखंड में ऐसे लोगों को ठेका दिया जाएगा जो सीधे सीधे सरकार से मिले हुए हों, भ्रष्टाचार पर जो है भ्रष्टाचार तरीके से ना टेंडर करा के और सेटिंग गेटिंग से काम होंगे, तो यही हाल होगा। तो आज भी आपने मुझे वीडियो दिखाया तो उसके बाद मैंने उसको संज्ञान लिया। पेयजल निगम के जो अधिकारी हैं मैंने उनको फोन किया है और मैंने काम रुकवाया है और वो आएंगे। मैंने कहा आप इसलिए निरीक्षण करिए फिर मुझे मिलिए। ऐसे जो है कि लीपापोती खटीमा में हम नहीं होंगे। और छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2024-25 के तहत झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव उद्दलहेड़ी में कार्यक्रम किया गया। इसमें छात्र छात्राओं ने शिरकत की। इस मौके पर नारसन ब्लॉक के अधिकारियों सहित उद्दलहेड़ी गांव की प्रधान रूबी चौधरी ने बच्चों को नशे से दूर रहने की बात कहते हुए उससे होने वाले नुकसान की जानकारी दी। सरकार की तरफ से स्कूल में CCTV कैमरे लगाने की बात कही गई। बाल विकास का कार्यक्रम है जो सरकार की तरफ से रखा गया है हमारी पंचायत में। तो बाल विकास का कार्यक्रम है जिसमें बच्चों के विकास के लिए हमारे एडीओ साहब को प्रस्ताव भी दिए हैं बच्चों ने कि जैसे ओपन जिम कराया जाए और सैनिटरी मशीन की जो है व्यवस्था की जाए स्कूल के अंदर और स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की जाए। तो हमारे बच्चों ने वो सारे प्रस्ताव हमारे एडीओ साहब को दे दिए हैं कि आज जो है ग्राम पंचायत उद्दलहेड़ी में बाल सभा का आयोजन किया गया और इसमें जो है जो हमारे 10 से 18 साल के बच्चे हैं उन बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। जो हमारे यहाँ आसपास 3 स्कूल हैं वहाँ के बच्चे भी आए थे इसमें। और जो यहाँ पर मेन है ये क्योंकि बाल सभा है तो शिक्षा विभाग से इसमें बहुत सारा महत्वपूर्ण योगदान मिला है और शिक्षा विभाग के माध्यम से जो भी योजनाएं थी उनके बारे में जानकारी दी गई और बाल सभा में जो प्रतिनिधि बने उनकी तरफ से जो सुझाव आए हैं वो उनका अभिलेखीकरण किया गया है। और आगामी जो हमारे ग्राम सभा की खुली बैठकें होंगी जिसमें GPTP बनाई जाएगी उसमें इनका समावेशीकरण किया जाएगा। उत्तराखंड के ऊर्जा विभाग के अधीन UJVNL, पिटकुल और UPCL में काम करने वाले उपनल कर्मचारियों ने नियमितीकरण और समान वेतन की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
25 सितंबर से 28 सितंबर तक तीनों विभागों में तैनात 3000 से ज्यादा उपनल कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया, जबकि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को सभी उपनल कर्मचारी यूजेवीएनएल और यूपीसीएल में एक दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों की मांग है कि 11 साल से ज्यादा नियमित रूप से काम कर रहे उपनाम कर्मचारियों को विभाग में समायोजित करें। अगर सरकार नहीं मानेगी तो संगठन प्रदेश के यूजेवीएनएल, पिटकुल और यूपीसीएल कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर हड़ताल करने को बाध्य होंगे। काशीपुर का आरओबी चर्चा में है। बीते रोज ये एक बार फिर चर्चा में आया जब आरओबी पर बनी रोटरी को मजदूरों द्वारा तोड़ने का काम शुरू किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार और एसडीएम काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने दीपक बिल्डर्स की टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान यहां पूर्व में निर्मित रोटरी को छोटे रूप में बनाने की बात कही गई, तो वहीं रोटरी के अंदर दिशा सूचक लगाए जाने के निर्देश दिए गए। एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने कहा कि जल्द से जल्द आरओबी के अधूरे कामों को पूरा किया जाए, साथ ही रामनगर रोड के गड्ढों को भी तुरंत भरा जाए। छोटे मोटे काम रह गए तो पूरे करने के निर्देश दे दिए गए एक्शन साहब के द्वारा। और जैसा कि एक्शन साहब ने बताया कि पूरे 4 साल का मेंटेनेंस का भी है, तो ये सब चीज़ों को लेकर आज निरीक्षण किया गया। इसके अलावा जो NSPWD के पास काशीपुर की सड़कें हैं उनका भी निरीक्षण किया गया, जितने गड्ढे हैं रोडों पे और जहाँ पर ड्रेन की समस्या है, पानी निकासी की समस्या है, सभी को पूरा करना है, सभी को बचाव बनाना है। तो उसी को लेकर निरीक्षण किया गया और आवश्यक निर्देश दिए गए। नहीं तो ये पूरा स्ट्रेच किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट का डीएलपी है। हर कॉन्ट्रैक्टर को हमने नोटिफाई कर दिया है, तो वो सब प्लान कर रहे हैं कि हम कर देंगे। इसमें 4 साल का कॉम मेंटेनेंस है, जिसके लिए उनको गवर्नमेंट पे करेगी। तो अब वो थोड़ा हरकत में आए हैं। मुझे उम्मीद है कि 15-20 दिन में हम इसको बिल्कुल अच्छा कर देंगे। सर, एक सवाल, हैवी व्हीकल को लेकर क्या कोई इस पर? हेवी व्हीकल के लिए ये जो आरओबी है ये डिज़ाइंड है। हेवी व्हीकल में कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था तो ये कंसीव हुआ है कि हेवी व्हीकल नीचे से जाए, ऊपर केवल वही व्हीकल आए जिनको रेलवे ट्रैक को क्रॉस करना हो। तो उस दिशा में भी हम देख रहे हैं, स्थानीय प्रशासन से समय समय पर हम समन्वय बनाते हैं। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन आज मुख्यमंत्री आवास पर कूच करने जा रहा था। इसको लेकर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल ने कहा कि मोदी सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव का जो अपने कैबिनेट में पास किया है उसका वो समर्थन करते हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य में जो दोहरी प्रथा पंचायत चुनाव की चल रही है उसको खत्म करने की मांग को लेकर पहले भी मुख्यमंत्री से वार्ता की गई थी। इसको लेकर 2 महीने पहले होने के बावजूद भी उस मांग को लेकर सकारात्मक जवाब न आने पर आज मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया जा रहा है। इसमें सिर्फ मांग यह है कि पंचायत चुनाव में जहां दोहरी चुनाव प्रथा है, जिसमें 12 जिलों और 1 जिले के चुनाव अलग अलग हो रहे हैं, उसको खत्म कर एक साथ 13 जिलों के पंचायत चुनाव करवाए जाएं, ताकि ये दोहरी प्रथा पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड राज्य में जो चल रही है वो समाप्त हो। त्रिस्तरीय पंचायत संगठन विगत 1 माह से 1 साल से अपनी एक राज्य एक पंचायत चुनाव की मांग को लेकर अपनी मांग को शांतिपूर्वक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख रहे हैं, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता होने के पश्चात उनके द्वारा लिखित आश्वासन 1 माह का दिया गया था कि इस पर हम सकारात्मक कार्रवाई कर आपकी मांग पर जो भी सकारात्मक निर्णय निकलेगा वो आप संगठन को वार्ता के माध्यम से हम बुलाएंगे। लेकिन आज 2 महीने बीत जाने के बाद भी संगठन की मांग पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई है। हम लोगों की केवल एक ही मांग है कि एक राज्य एक पंचायत चुनाव। लोहाघाट नगर में अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वाले व्यापारियों और लोगों पर लोहाघाट नगर पालिका ने कड़ा कदम उठाया है। आज नगर पालिका लोहाघाट के अधिशासी अधिकारी पूरण सिंह बोहरा के नेतृत्व में पालिका कर्मियों ने नगर की मीट मंडी और अन्य जगहों पर छापामारी की। पालिका के ईओ पूरण सिंह बोहरा ने बताया कि नगर की मीट मंडी में छापामारी के दौरान जिन प्रतिष्ठानों में गंदगी पाई गई उनके चालान किए गए और भविष्य में गंदगी न करने और साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए। इससे पहले भी हम लगातार इसकी सुपरविजन करते रहते हैं
आज हम तुरंत यहाँ पर आए, हमने कुछ पाया कि यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा कई साल पुराना ओपन में मतलब अतिक्रमण किया गया है और उसके अतिरिक्त गंदगी भी की गई है, जिसमें हमने उनका चालान किया और उनको सचेत कर दिया गया है कि आप 2 दिन के अंदर अपना ये अतिक्रमण यहाँ से हटा लें। रामनगर क्षेत्र के मोहल्ला भवानीगंज इलाके में आदर्श रामलीला समिति के तत्वावधान में चल रही रामलीला का लक्ष्मण परित्याग और भगवान श्री राम का बैकुंठवास की लीला के मंचन के बाद समापन किया गया। रंगमंच पर कलाकारों द्वारा दिखाए गए अभिनय से जहां एक तरफ दर्शकों ने कलाकारों का उत्साह बढ़ाया, तो वहीं कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से लोगों को अपनी खोई हुई संस्कृति को बचाने का संदेश दिया। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी और कोतवाल अरुण कुमार सैनी द्वारा कलाकारों को पुरस्कार वितरित करते हुए रामलीला समिति के कामों की प्रशंसा करने के साथ ही कलाकारों द्वारा की गई रामलीला की भी जमकर प्रशंसा की। अब यह हमारी आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज है, जो 51वां वर्ष इस बार चल रहा है रामलीला को, और आज हमारी रामलीला का अंतिम दिवस है। और अंतिम दिवस जो यहाँ पर हमने दिखाया है कि कलाकारों के माध्यम से दर्शकों को जो यहाँ पे आज हमने जो अभिनय किया है कि लक्ष्मण परित्याग और भगवान श्री राम का वैकुंठवास की लीला का मंचन किया गया। उसके बाद पुरस्कार वितरण के बाद आज के इस साल की वर्ष की रामलीला का समापन किया गया। वैकुंठवास की लीला जो हमारे इस रंगमंच पर दिखाई जाती है वो शायद ही मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, कि उत्तराखंड के किसी भी रंगमंच पर यह वैकुंठवास की लीला का आज तक मंचन नहीं हुआ है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने कई वर्षों तक भगवान राम का अभिनय किया। इसके अलावा भी मैंने कई अभिनय किए, लेकिन आज तक जो वैकुंठवास में भगवान राम का जो अभिनय किया वो मेरे गुरु ने आज तक करीब 40-45 सालों से लगातार वो करते आ रहे थे। लेकिन मुझे इस बार सौभाग्य है कि करीब 32-33 साल बाद पहली बार वैकुंठवास की जो भगवान की लीला है उसमें मुझे भगवान राम की भूमिका करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।